Students, Assalamu alaikum. The topic we will cover during today's lecture is implementing and testing web applications. Before starting the lecture, let's have a look what we studied during the last lecture. Last lecture में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था सॉफ्टवेयर सिस्टम आर्किटेक्चर. बेसिकली किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है उसमें हम उस सॉफ्टवेयर सिस्टम को कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं और उन कंपोनेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन है उसे हम शो करते हैं एक मॉडल की फॉर्म में. इसके बाद हमने स्पेसिफिक्स ऑफ वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर के जब हम वेब एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर डिफ़ाइन करते हैं तो हमें किन पॉइंट्स हैं जिन्हें कंसिडर करना पड़ता है. हमने वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर को डिफ़ाइन करने के लिए जो लेयर्ड अप्रोच है उसे डिस्कस किया. इसमें हमने टू लेयर्ड आर्किटेक्चर जिसमें हम एक वेब एप्लीकेशन के आर्किटेक्चर को टू लेयर्स में डिवाइड करते हैं. जो फर्स्ट लेयर है वो क्लाइंट लेयर और सेकंड लेयर जो होती है वो सर्वर लेयर. तो जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को और सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो सेंड करता है उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट. इसमें हमने देखा कि जो टू लेयर्ड आर्किटेक्चर है ये सूटेबल है स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए जिसमें हमें 10 to 100 यूज़र्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड होता है कि वो एट ए टाइम एक्सेस करेंगे. इसके बाद हमने 3 लेयर्ड आर्किटेक्चर डिस्कस किया. 3 लेयर्ड आर्किटेक्चर जो है वो एक वेब एप्लीकेशन का जो आर्किटेक्चर उसे 3 लेयर्स में प्रेजेंट करता है. इसमें जो लेयर्स होती हैं वो एप्लीकेशन लेयर, डाटा लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर. जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि डाटा को क्लाइंट तक किस फॉर्म में प्रेजेंट करना है, जबकि एप्लीकेशन लेयर जो है वो बिजनेस लॉजिक जो है उसे डिफ़ाइन करती है सिस्टम की और डाटा लेयर जो है वो डाटाबेस हैंडलिंग को डील करती है. इसमें हमने देखा कि जो 3 लेयर्ड आर्किटेक्चर है वो सूटेबल होता है मीडियम स्केल की जो एप्लीकेशंस हैं जिसमें हमारे जो एक्सपेक्टेड यूज़र्स होते हैं वो 100 to 1000 होते हैं. इसके बाद हमने n लेयर्ड आर्किटेक्चर को डिस्कस किया. बेसिकली n लेयर्ड आर्किटेक्चर एक्सटेंशन है 3 लेयर्ड आर्किटेक्चर की. n लेयर्ड आर्किटेक्चर डिफरेंट कंपोनेंट्स को रिपीट करता है, उसके मल्टीपल इंस्टेंसेस जो हैं वो आर्किटेक्चर में इंक्लूड करता है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाती है. फॉर एग्जांपल जो एप्लीकेशन सर्वर है उसकी मल्टीपल इंस्टेंसेस जो हैं वो आर्किटेक्चर में इंक्लूड करते हैं. तो जब वर्कलोड होता है तो वो बजाय इसके कि एक एप्लीकेशन सर्वर पे ट्रांसफ़र हो, अब वो मल्टीपल सर्वर्स की वजह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. इसी तरह से अगर हमने मल्टीपल डाटा सर्वर्स जो हैं वो ऐड किए हुए हैं आर्किटेक्चर के अंदर तो जो वर्कलोड है वो भी जस्ट एक डाटा बेस सर्वर के बजाय मल्टीपल डाटा बेस सर्वर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. रेप्लिकेशन के अलावा स्पेशलाइजेशन की भी चॉइस होती है हमारे पास कि हम जो स्पेशलाइज्ड सर्वर्स हैं वो आर्किटेक्चर में ऐड करते हैं और जिस स्पेसिफिक सर्वर से रिलेटेड वर्कलोड होता है वो उसी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है. तो इस तरह से भी परफॉर्मेंस जो है वो इन्हेंस होती है. इसमें हमने देखा कि जो n लेयर्ड आर्किटेक्चर है वो सूटेबल होता है लार्ज स्केल एप्लीकेशंस के लिए जिसमें हमारे जो एक्सपेक्टेड यूज़र्स हैं वो 1000 प्लस यूज़र्स होते हैं. आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है टेक्नोलॉजीज़ फॉर वेब एप्लीकेशंस एंड टेस्टिंग वेब एप्लीकेशंस.
तो ये दो मेजर टॉपिक्स हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं टेक्नोलॉजीज़ फॉर वेब एप्लीकेशन। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं टेक्नोलॉजीज़ फॉर वेब एप्लीकेशंस। व्हेन वी हैव डिसाइडेड व्हाट ऑफ द वेब एप्लीकेशन, दैट इज requirements are defined, system architecture is decided, system model and design is ready। तो बेसिकली हम जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि रिक्वायरमेंट्स हम डिफ़ाइन कर चुके हैं, सिस्टम आर्किटेक्चर जो है उसके ऊपर हमने डिस्कस कर लिया, इसी तरह से सिस्टम मॉडल जो है वो उसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ आता है एक डेवलपमेंट प्रोसेस में, वो है कि अब हमने इस सिस्टम को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, यानी अब हम हाउ एस्पेक्ट जो है उसके ऊपर हमने फोकस करना है। जब भी हम सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे बेसिक और पहला क्वेश्चन होता है कि हमने सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए किन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना है। बेसिकली टेक्नोलॉजीज़ फॉर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंसर्न्स विद इन 3 व्यूज़: रिक्वेस्ट, it means client, response, server and rules for communication between them, it means protocols। तो बेसिकली जब हम डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना है, तो इसमें हमें जो है वर्किंग मैकेनिज़्म जो है वेब एप्लीकेशंस का, उसे जहन में रखना होता है। हमने जो क्लाइंट का व्यू है उसे इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज़ हम यूज़ करेंगे। इसी तरह से जब हमने सर्वर का व्यू जो है उसे इम्प्लीमेंट करना है, तो हमारे पास सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो होंगी, और इनके बीच में जो कम्युनिकेशन है उसके लिए हमें जो प्रोटोकॉल्स हैं उसे समझना भी ज़रूरी है। तो अगर हम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स की बात करें तो बेसिकली जो वेब की वर्किंग है उसके लिए जो आर्किटेक्चर या पैराडाइम यूज़ होती है वो क्लाइंट सर्वर पैराडाइम है। बेसिकली वेब एप्लीकेशन में जो यूज़र होता है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है वेब सर्वर पे, और वेब सर्वर जो है वो रिस्पॉन्ड करता है क्लाइंट की रिक्वेस्ट को। तो ये जो मॉडल है वेब एप्लीकेशन की वर्किंग का, बेसिकली दिस कम्युनिकेशन मॉडल इज़ बेस्ड ऑन 2 लेयर आर्किटेक्चर। However, the web server integrates additional systems, that is database server, application server। तो 2 लेयर आर्किटेक्चर में हमारे पास, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, कि हमारे पास जो है क्लाइंट और सर्वर 2 लेयर्स होती हैं, लेकिन अगर हम डायनामिक वेब क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हमें डेटाबेस सर्वर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा सर्वर साइड पे, और इसी तरह से रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो दीगर कंपोनेंट्स हैं आर्किटेक्चर के वो भी हमें ऐड करने पड़ेंगे। सेवरल प्रोटोकॉल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू गाइड दिस कम्युनिकेशन। तो बेसिकली जो कम्युनिकेशन होती है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, तो उसके लिए जो कई प्रोटोकॉल हैं वो यूज़ होते हैं। तो इनमें से कुछ बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं वो उन्हें हम डिस्कस करेंगे, और उनके जो पर्पस है उसे हम देखेंगे। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP along with POP3, post office protocol, or IMAP, internet message access protocol, allows us to send email। तो बेसिकली जो
वेब आर्किटेक्चर है, इसमें ईमेल्स सेंड करने के लिए SMTP जो है वो एक बेसिक प्रोटोकॉल है। इसके बाद हमारे पास जो एक और अहम प्रोटोकॉल है वो है रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल, डिजाइन टू फैसिलिटेट डिलीवरी ऑफ मल्टीमीडिया डाटा इन रियल टाइम, allows transmission in timely manner instead of whole। तो बेसिकली जो वेब आर्किटेक्चर है इसमें जो डाटा ट्रांसफ़र के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो HTTP है। HTTP की वर्किंग इस तरह से होती है कि डाटा जब तक कंप्लीट फाइल जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो जाती सर्वर से क्लाइंट की तरफ, तो क्लाइंट उसे व्यू नहीं कर सकता। लेकिन जब हम मल्टीमीडिया फाइल्स यानी वीडियो ऑडियो फाइल्स जो हैं उसकी डिलीवरी की बात करें तो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू जब हम मल्टीमीडिया फाइल्स को ट्रांसफ़र करते हैं सर्वर से क्लाइंट मशीन की तरफ, तो वो फाइल्स जो हैं वो साइज़ में काफ़ी ज़्यादा होती हैं, काफ़ी बड़ा साइज़ होता है उन फाइल्स का। तो जब तक वो ट्रांसफ़र नहीं होता तो यूज़र जो है उन्हें व्यू नहीं कर सकता। इस डिले को ओवरकम करने के लिए हमारे पास रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल बजाय इसके कि एज ए होल फाइल को सेंड करे, वो टाइमली मैनर में फाइल को सेंड करता है। तो फाइल का कुछ पोर्शन जो है वो जब ट्रांसफ़र हो जाता है तो यूज़र उसे व्यू कर सकता है। तो इस तरह से जो डिलीवरी है वो एफिशिएंट होती है यूजिंग RTSP। इसमें जो कम्युनिकेशन यूज़ होती है या उसे हम स्ट्रीमिंग का नाम देते हैं। SMTP और रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल के बाद जो थर्ड एक और मोस्ट पॉपुलर प्रोटोकॉल है वेब आर्किटेक्चर में वो है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इट्स मोस्ट पॉपुलर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल फॉर वेब कंटेंट्स, टेक्स्ट बेस्ड एंड स्टेटलेस प्रोटोकॉल। तो जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। कंट्रोल्स हाउ रिसोर्सेज आर एक्सेस्ड। तो जब हम वेब आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो इसमें जो HTTP प्रोटोकॉल है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का रोल प्ले करता है और इसका जो बेसिक फंक्शन होता है कि वो जो रिसोर्सेज हैं उन तक एक्सेस को कंट्रोल करता है। वेब के जो रिसोर्सेज होते हैं वो URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से हम एड्रेस करते हैं। URL is used with domain name system to find the server where the resource is located। तो बेसिकली अगर हम एक क्लाइंट की रिक्वेस्ट को जब सर्वर पे सेंड करते हैं तो क्लाइंट जो है वो ब्राउज़र के अंदर उस स्पेसिफिक पेज का जो एड्रेस है वो टाइप करता है। अभी जो एड्रेस होता है ये हमारे पास ह्यूमन रीडेबल और जो नेचुरल लैंग्वेज है इसमें होता है। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं google.com, तो अब जो DNS या डोमेन नेम सिस्टम है वो इस URL को कन्वर्ट करेगा एक्चुअल IP एड्रेस तक के जहाँ पे वो सर्वर पड़ा हुआ है, और उसके बाद जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट है उस स्पेसिफिक सर्वर तक ट्रांसफ़र होगी। अब हमने जो URL लिखा है बेसिकली ये उस स्पेसिफिक पेज जो कि हमें चाहिए उसका नेम होता है, और जो HTTP प्रोटोकॉल है उस नेम के थ्रू जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा स्पेसिफिक पेज है या रिसोर्स है जिसकी रिक्वेस्ट जो है वो क्लाइंट ने हमें सेंड की है। तो इस तरह से HTTP प्रोटोकॉल जो है वो URL और DNS सिस्टम के तहत जो है वो रिसोर्सेज तक जो एक्सेस है उसे कंट्रोल करता है और इनके थ्रू जो है वो रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करता है। सेशन ट्रैकिंग
Basically web applications must be able to distinguish requests by multiple simultaneous users. बेसिकली जब कोई एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होती है तो उस एप्लीकेशन पे मल्टीपल यूज़र्स जो होते हैं वो साइमल्टेनियसली एक्सेस कर रहे होते हैं. तो अब एप्लीकेशन के लिए ये एक मस्ट कंडीशन है कि वो आइडेंटिफाई करे कि जो और डिस्टिंग्विश करे कि कौन कौन से यूज़र जो हैं उन्होंने किस तरह की रिक्वेस्ट जो है वो सेंड की है. इसी तरह से आल्सो नीड टू आइडेंटिफाई रिक्वेस्ट फ्रॉम द सेम यूज़र. ये भी एक इशू होता है कि जो एप्लीकेशन है उसे जब एक ही यूज़र मल्टीपल रिक्वेस्ट के लिए मल्टीपल रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, तो वेब एप्लीकेशन ने उन रिक्वेस्ट को भी आइडेंटिफाई करना है. जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि जो HTTP का प्रोटोकॉल है वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, तो एक जिसकी वजह से वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि ये जो रिक्वेस्ट अभी सेंड हुई है ये किस यूज़र ने की है. अब यूज़र्स को जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास टर्म जो है वो सेशन यूज़ होती है. द टर्म सेशन इज़ यूज्ड टू डिफाइन अ सीक्वेंस ऑफ HTTP रिक्वेस्ट बिटवीन अ स्पेसिफिक यूज़र एंड द सर्वर. तो बेसिकली जो सर्वर है वो हर यूज़र के अगेंस्ट एक सेशन मेंटेन करता है और उस सेशन में जो है एक उस स्पेसिफिक यूज़र और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है उसे मेंटेन करता है. Whenever a user sends a request to the server, it identify itself with session ID. तो हर यूज़र को जो है एक सेशन आईडी असाइन हो जाता है और उस आईडी के जब भी उस स्पेसिफिक यूज़र की रिक्वेस्ट जाती है तो वो सर्वर उस आईडी से आइडेंटिफाई करता है कि ये जो है वही यूज़र है या ये कोई मुख्तलिफ यूज़र है. तो इस तरह से आप देखें कि सेशंस के थ्रू जो है वो मल्टीपल यूज़र्स को डिस्टिंग्विश करना भी पॉसिबल हो गया कि हर यूज़र का अलग आईडी है और इसी तरह से जो है एक यूज़र की मल्टीपल रिक्वेस्ट जो है उन्हें भी सर्वर जो है आइडेंटिफाई कर लेता है, क्योंकि जब भी रिक्वेस्ट सेंड होती है तो साथ में जो आईडी है उस यूज़र का वो भी पास होता है. अभी तक के लेक्चर में जैसा कि हमने स्टार्ट में कहा कि हम कुछ अहम प्रोटोकॉल्स हैं जस्ट उनका एक ओवरव्यू देखेंगे. तो हमने SMTP, इस तरह हमने रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल और जो सेशन ट्रैकिंग है जिसके थ्रू एक वेब एप्लीकेशन मल्टीपल यूज़र्स जो हैं उन्हें डिस्टिंग्विश करती है और एक सेम यूज़र्स की जो मल्टीपल रिक्वेस्ट हैं उन्हें आइडेंटिफाई करती है. तो हमने इन्हें डिस्कस किया. आइए अब हम क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं. क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज़ में जो एक बहुत कॉमन टेक्नोलॉजी है हेल्पर प्रोग्राम एंड प्लगइन. एप्लीकेशंस दैट कैन ऐड फंक्शनैलिटी टू ब्राउज़र्स. तो बेसिकली जो हेल्पर प्रोग्राम होते हैं या प्लगइन्स होते हैं वो ब्राउज़र की जो फंक्शनैलिटी है उसे इन्हेंस करते हैं. व्हेन द ब्राउज़र रिसीव्स अ मीडिया टाइप included in the helper program or plugin list, the media file is forwarded to external program. तो बेसिकली आप एक एग्जांपल लें कि जो ब्राउज़र है उस पर हम लोगों ने जो है एक मल्टीमीडिया फाइल फॉर एग्जांपल फ्लैश फाइल जो है वो ब्राउज़र को जो है वो रिसीव हुई है. अब अगर ब्राउज़र जो है वो डायरेक्टली इस फाइल को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता तो वो देखेगा कि प्लगइन्स या हेल्पर प्रोग्राम्स जो हैं उसकी लिस्ट में इस टाइप की डेफिनेशन है या नहीं. तो अगर वो स्पेसिफिक टाइप जो का प्लगइन जो है या हेल्पर प्रोग्राम वो लिस्ट में ऐड होगा तो उस जो
फाइल है उसकी एग्जीक्यूशन ट्रांसफ़र हो जाएगी उस प्रोग्राम की तरफ। तो इस तरह से आप देखेंगे जो फंक्शनैलिटी ब्राउज़र परफॉर्म नहीं कर सकता था, अब वो एक्सटर्नल सिस्टम पे परफॉर्म हो रही है। अब प्लगइन्स या हेल्पर प्रोग्राम्स जो होते हैं उन्हें जो यूज़र है वो खुद से इंस्टॉल करता है। अगर हम हेल्पर प्रोग्राम और प्लगइन्स जो है इन्हें डिफरेंशिएट करें तो बेसिकली ये दोनों में जो फ़र्क है वो ब्राउज़र के साथ कम्युनिकेशन का है कि एक अननोन फाइल टाइप जो है वो ब्राउज़र के लिए वो रिसीव होती है ब्राउज़र को, तो वो लिस्ट में देखता है कि अगर हेल्पर प्रोग्राम्स की लिस्ट में वो फाइल टाइप जो है वो इंक्लूडेड है तो कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा उस स्पेसिफिक जो एप्लीकेशन है उस तक और वो फाइल को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर हमने प्लगइन ऐड किया हुआ है तो वो बेसिकली परमानेंटली ब्राउज़र का पार्ट बन जाता है, तो जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन ओवरहेड कम होता है एज़ कम्पेयर टू हेल्पर प्रोग्राम्स। तो क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी में हमने फर्स्ट जो टेक्नोलॉजी पढ़ी है वो हेल्पर प्रोग्राम और प्लगइन्स हैं जो कि ब्राउज़र की फंक्शनैलिटी को इन्हेंस करते हैं। इसके बाद एक और कॉमन टेक्नोलॉजी जो है वो जावा एप्लेट्स है। जावा एप्लेट्स आर प्रोग्राम्स written in Java that are loaded dynamically into the browser, have controlled access to system resources after checking security policies। तो बेसिकली जो जावा एप्लेट्स होते हैं ये जावा लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और ये डायनेमिकली ब्राउज़र में लोड होते हैं। तो जो वेब सर्वर है जब उस पेज को जिसमें जावा एप्लेट्स का कोड लिखा हुआ है उसे ब्राउज़र की तरफ सेंड करता है, तो उसके साथ सर्वर से जो है वो एप्लेट्स जो हैं वो लोड हो जाते हैं। Applets are loaded by server and executed in browser within JVM Java Virtual Machine environment। तो बेसिकली जो एग्जीक्यूशन होती है जावा एप्लेट्स की वो ब्राउज़र के अंदर होती है। कैन रन ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स विद अ JVM। जो जावा एप्लेट्स होते हैं वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं और हम किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर JVM अगर इंस्टॉल्ड है तो हम जावा एप्लेट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज़ में क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग refers to the class of computer programs on the web that are executed at client side by the user's web browser। तो बेसिकली जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं ये बेसिकली जो स्टैटिक HTML पेजेस होते हैं या स्टैटिक वेब पेजेस जो होते हैं उसमें डायनामिक इफ़ेक्ट्स ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं वो एग्जीक्यूट होती है वेब ब्राउज़र पे। हम जो कोड है या वो स्क्रिप्ट है उसे यूजुअली एम्बेड करते हैं HTML कोड के अंदर, या हमारे पास ये भी चॉइस होती है कि हम एक सेपरेट फाइल बना लें स्क्रिप्ट की और उसे इंक्लूड कर लें हम HTML कोड के अंदर। तो इस तरह से जो स्क्रिप्ट होता है वो एम्बेड होता है HTML के साथ और ब्राउज़र जो है उसे डायरेक्टली जो है वो अंडरस्टैंड करता है। अगर हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की बात करें तो हमारे पास जो मोस्ट फेमस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो जावास्क्रिप्ट है जो कि स्टैटिक HTML पेजेस में डायनामिक इफ़ेक्ट्स जो है वो ऐड करने के लिए यूज़ होती है। इसके बाद अगर हम डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज़ की बात करेंगे, इसमें हमारे पास जो मेजर टेक्नोलॉजी है वो HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप language। Basically HTML describes the elements to mark contents and hypertext। अगर हम वेब
क्रिएशन की बात करें तो HTML जो है वो एक बेसिक लैंग्वेज है जिसे यूज़ करके हम जो वेब पेजेस हैं उन्हें क्रिएट करते हैं और वेब पेजेस का जो स्ट्रक्चर है वो डिफ़ाइन करते हैं। HTML हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसमें जो कि दो तरह की फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करती हैं। एक ये होता है कि हमारे पास जो टेक्स्ट है या जो कंटेंट्स हैं जिन्हें हमने वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करना है, हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती है HTML की जिनके थ्रू हम उन कंटेंट्स की अपीयरेंस को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिंपल टेक्स्ट था, हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट जो है वो बोल्ड होकर नज़र आए, तो हम HTML जो बोल्ड की इंस्ट्रक्शन है उसे मार्क करेंगे हम उस टेक्स्ट के साथ, तो वो जो है उस टेक्स्ट की अपीयरेंस जो है वो बोल्ड हो जाएगी। इसी तरह से जो सेकंड मेजर फंक्शन है वो ये है कि HTML हमें अलाउ करती है कि हम डॉक्यूमेंट्स को लिंक कर सकते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट जो ऐड करना है वो सेकंड मेजर फंक्शन है HTML का। डिफाइंस अ लार्ज नंबर ऑफ टैग्स टू डिनोट डिफरेंट सेमांटिक्स। तो बेसिकली जो इंस्ट्रक्शंस हैं HTML की उन्हें हम टैग्स का नाम देते हैं और हमारे पास बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्हें हम यूज़ करके वेब पेज के जो कंटेंट्स हैं उसकी अपीयरेंस को बेहतर करते हैं। HTML के बाद हम सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उनकी बात करेंगे। इसमें जो एक कॉमन टेक्नोलॉजी है वो है URL हैंडलर। स्पेशल एप्लीकेशंस यूज टू प्रोसेस HTTP रिक्वेस्ट एंड टू डिलीवर अ रिक्वेस्टेड रिसोर्स। बेसिकली जो URL हैंडलर्स हैं ये एप्लीकेशंस जो हैं वो HTTP रिक्वेस्ट को जो है प्रोसेस करने के लिए यूज़ होती हैं और जो आउटपुट होती है या रिज़ल्ट होता है उसे उन रिसोर्सेज को डिलीवर करने के लिए क्लाइंट की मशीन पे यूज़ होती हैं। बेसिकली जब एक क्लाइंट किसी रिसोर्स की URL के थ्रू जो है रिक्वेस्ट सेंड करता है किसी भी रिसोर्स के लिए, तो जो URL हैंडलर है टेक्स द रिक्वेस्ट एंड फॉरवर्ड्स इट फॉर एग्जीक्यूशन, और सेकंड जो फंक्शन होता है रिजल्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन इज देन रिटर्न टू द वेब सर्वर। अब आप देखेंगे यूज़र की जो रिक्वेस्ट आई है उसमें यूज़र ने जो भी रिसोर्स उसे चाहिए, कोई वेब पेज चाहिए, तो उसका जो URL है वो ब्राउज़र के थ्रू जो है वो सेंड किया। अब वेब सर्वर पे जो URL हैंडलर है एप्लीकेशन है वो URL को रिसीव करती है और उसे एग्जीक्यूशन के लिए फॉरवर्ड करती है। जब वो रिक्वेस्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है तो जो रिज़ल्ट होता है उसे जो है वो दोबारा सेंड करती है वेब सर्वर पे, और वेब सर्वर जो है उस रिज़ल्ट को सेंड करता है क्लाइंट की मशीन की तरफ। तो इस तरह से जो URL हैंडलर्स हैं वो जो रिक्वेस्ट है एग्जीक्यूशन की और जो उसका रिज़ल्ट आता है और जो रिसोर्सेज हमें डिलीवर करने हैं तो उसकी डिलीवरी को कंट्रोल करता है। URL हैंडलर्स के बाद जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है। जैसा कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है वो एग्जीक्यूट होता है कोड क्लाइंट की मशीन के ऊपर, लेकिन जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं इसमें जो कोड होता है वो सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होता है और उसकी जो आउटपुट होती है वो ब्राउज़र कंपैटिबल फॉर्मेट यूजुअली HTML फॉर्मेट में जो क्लाइंट है उसकी तरफ सेंड होती है और ब्राउज़र जो है वो उसे डिस्प्ले करता है क्लाइंट को। हम जो कोड होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजीज़ का, हम यूजुअली उस कोड को भी एम्बेड करते हैं HTML कोड के अंदर।
इसी तरह से हमारे पास ये चॉइस भी, हम सेपरेट फाइल में स्क्रिप्ट लिख लें और उस स्क्रिप्ट को इंक्लूड कर लें हम HTML कोड के अंदर। तो जो स्क्रिप्ट होता है सर्वर साइड, हम उसे एम्बेड करते हैं किसी एक मेथड को यूज़ करके HTML कोड के अंदर। तो जो मेजर यूजेज है हमारे पास वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, वो ये है कि हम जब डेटाबेस हैंडलिंग करते हैं कि हमने यूज़र का जो HTML फॉर्म्स है उसकी यूज़र की जो इनपुट है उसे हमने डेटाबेस में स्टोर करना है या डेटाबेस में से कोई रिज़ल्ट जो है वो रिट्रीव करना है। तो ये जो डेटाबेस हैंडलिंग है उसके लिए हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं। Server side scripts required that their language interpreter must be installed on the server। तो एक सर्वर साइड जो स्क्रिप्ट है जब हम यूज़ करते हैं तो इसके लिए लाजमी है कि उसका इंटरप्रेटर जो है वो सर्वर पे इंस्टॉल हो, तभी वो कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होगी। तो इस तरह से आप देखें अभी तक के लेक्चर में हमने कुछ बिल्कुल बेसिक टेक्नोलॉजीज़ हैं वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड, हमने वो डिस्कस की। हमने पहले कुछ प्रोटोकॉल्स जो हैं वो डिस्कस, उनका एक ओवरव्यू देखा कि वेब में जो कम्युनिकेशन है क्लाइंट और सर्वर के बीच में उससे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं इस कम्युनिकेशन के लिए। इसके बाद हमने कुछ बेसिक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज़ को डिस्कस किया, जिसमें हमने जो है प्लगइन्स और हेल्पर प्रोग्राम्स जो हैं उनका ओवरव्यू देखा। ये प्रोग्राम्स जो हैं वो ब्राउज़र की फंक्शनैलिटी को इन्हेंस करते हैं। इसके बाद हमने जावा एप्लेट्स का देखा कि वो कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। इसके बाद हमने क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और जिसमें जो है वो जावा स्क्रिप्ट जिसकी एक फेमस एग्जांपल है उसके बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने HTML की फंक्शनैलिटी को डिस्कस किया। फिर हमने जो क्लाइंट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं उसका एक ओवरव्यू लिया। तो हमारे कोर्स में इनमें से हमने जो टेक्नोलॉजीज़ हमने डिस्कस करनी है, जैसा कि हमने पहले लेक्चर में भी बताया था, वो HTML हम यूज़ करेंगे डेवलपमेंट वाले पार्ट में वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए, उनका स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए और अपीयरेंस को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद हम जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है उसमें जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, तो जिसकी वजह से हम HTML के जो स्टैटिक पेजेस हैं उसमें डायनामिक इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में हम PHP जो एक फेमस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उसे पढ़ेंगे और इसी तरह से CSS एक और फेमस टेक्नोलॉजी है जो कि वेब पेज की अपीयरेंस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है। तो ये बेसिक टेक्नोलॉजीज़ हैं जिन्हें यूज़ करके हम एक डायनेमिक जो वेब है वो क्रिएट कर सकते हैं। हमारे लेक्चर का जो सेकंड टॉपिक है वो है टेस्टिंग वेब एप्लीकेशंस। आप देखेंगे हमने जो है सूटेबल टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उन्हें सेलेक्ट किया और उसकी बेस के ऊपर हमने एक एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट किया। अब एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट हो गई, इसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में, वो उस एप्लीकेशन की टेस्टिंग है। टेस्टिंग बेसिकली एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और हम डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जो कंपोनेंट्स सिस्टम के इम्प्लीमेंट हो जाते हैं हम उन्हें टेस्ट करते हैं। Testing is an activity conducted to evaluate the quality of a product and to improve it by identifying defects and problems।
तो बेसिकली जो टेस्टिंग का प्रोसेस होता है, इसमें हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो हम जो प्रोग्राम हमने या सिस्टम हमने इम्प्लीमेंट किया है, हम उसमें डिफेक्ट्स जो हैं उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, और उन डिफेक्ट्स को जब हम रिमूव करते हैं तो उससे जो सिस्टम है उसकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। इसी तरह से इफ़ वी रन अ प्रोग्राम विद द इंटेंट टू फाइंड एरर्स देन वी टॉक अबाउट टेस्टिंग। तो अगेन आप देखेंगे प्रोग्राम्स जिन्हें हमने इम्प्लीमेंट किया है, उन्हें जब हम इस इंटेंट के साथ एग्जीक्यूट करते हैं कि इसमें जो एरर्स हैं वो आइडेंटिफाई हों और उन एरर्स को रिमूव करके इस प्रोग्राम की जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव किया जा सके, तो बेसिकली हम जो है वो टेस्टिंग ही कर रहे होते हैं उस प्रोग्राम की। बाय टेस्टिंग वी डिटरमिन द क्वालिटी स्टेट ऑफ द सिस्टम विच प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर इम्प्रूवमेंट। अगेन आप देखेंगे जो टेस्टिंग होता है बेसिकली उसमें हम इसी चीज़ को टेस्ट कर रहे होते हैं कि जो सिस्टम हमने डेवलप किया है इसकी क्वालिटी क्या है, और ये जो प्रोसेस होता है ये एक बेस बनता है जिसकी बेसिस पे हम अपने जो सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है उसे हम उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। We say that an error is present if the actual result from a test run doesn't comply with the expected result। तो जब हम किसी सिस्टम को टेस्ट कर रहे होते हैं तो अगर कोई ऐसा सिनेरियो हमारे सामने आता है कि हमें जो एक्सपेक्टेड आउटपुट थी वो नहीं मिलती, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो नहीं मिलता, तो हम कहते हैं कि इस सिस्टम में एरर है, और उस एरर को हमने जो है वो दोबारा से रिमूव करना है ताकि जो सिस्टम है वो एरर फ्री हो। सो ईच डेविएशन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशन इज एन एरर। तो जो कुछ हमने सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में डिफाइन किया था, अगर कोई फंक्शन उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा तो वो एरर होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो सिस्टम टेस्टिंग है वो बेसिकली हम एक सिस्टम में या सिस्टम के किसी कंपोनेंट में हम एरर्स फाइंड करते हैं। तो अगर हमें एरर मिल जाता है तो फिर उस एरर को रिमूव करने के बाद हम दोबारा से सिस्टम को टेस्ट करते हैं। इस तरह से आप देखेंगे जब एरर्स रिमूव हो जाते हैं तो सिस्टम की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। तो सिस्टम टेस्टिंग के जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें फाइंडिंग एरर इंस्टेड ऑफ शोइंग देयर एब्सेंस, इट्स आल्सो कॉल्ड डिफेक्ट टेस्टिंग। तो बेसिकली जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है हमारे पास टेस्टिंग का वो एरर्स फाइंड करना होता है। हम ये शो नहीं करना चाहते कि इसमें एरर नहीं है। तो जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि हम किसी तरह से इस सिस्टम या कंपोनेंट में कोई एरर फाइंड कर लें। इफ़ नो एरर इज़ फाउंड इट डजंट मीन दैट देयर इज़ नो एरर। अगर हम टेस्टिंग के प्रोसेस में कोई एरर फाइंड नहीं करते तो इसका ये मतलब नहीं होता कि सिस्टम जो एरर फ्री है। समटाइम्स ऐसा होता है कि टेस्टिंग प्रोसेस के अंदर हमारे जो टेस्ट हैं वो इतने वो परफेक्टली जो है वो सिस्टम को टेस्ट नहीं करते, लेकिन जब हम रियल इन्वायरमेंट के अंदर सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो बहुत सारे जो एरर्स हैं उस टाइम के ऊपर सामने आते हैं। अ टेस्ट रन इज सक्सेसफुल इफ एरर्स आर डिटेक्टेड। तो हम एक सक्सेसफुल टेस्ट रन उस टेस्ट को कहते हैं जिसमें हमारे सामने कोई एरर जो है वो सामने आता है या डिटेक्ट होता है। टू डेमोन्स्ट्रेट to the developer and the customer that software meets its requirements। अब इसके बाद जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है आप देखें वो ये है कि हमने जो डेवलपर है और जो क्लाइंट है या कस्टमर है
उसे हमने उसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी उन्हें वैलिडेट करना है। जब हम एक सिस्टम को टेस्ट कर लेते हैं तो बेसिकली हम इस चीज़ को वैलिडेट करते हैं कि जो कस्टमर था उसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फुलफिल हो गई हैं। तो इस सेंस में हम जो टेस्टिंग है उसे वैलिडेशन टेस्टिंग का नाम देते हैं। तो हमारे पास जो टेस्टिंग है उसके दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स में एरर फाइंडिंग, ताकि हम एरर्स को रिमूव करें और जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें। इस तरह की जो टेस्टिंग है हम उसे डिफेक्ट टेस्टिंग का नाम देते हैं कि हमने डिफेक्ट्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव जो है हमारे पास वो है वैलिडेशन, कि हम टेस्टिंग करते हैं, एरर्स फाइंड होते हैं, उन्हें हम रिमूव करते हैं, दोबारा से टेस्टिंग करते हैं और जब हमारे पास कोई एरर्स नहीं आते तो हम बेसिकली इस चीज़ को वैलिडेट कर रहे होते हैं कि जो कस्टमर था उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं। तो ये सिस्टम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिडेट करता है। हमने टेस्टिंग को पढ़ा। टेस्टिंग के बाद हमने देखा कि इसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कौन कौन से हैं। आइए अब हम टेस्टिंग लेवल्स की बात करते हैं कि जब हम सिस्टम को डेवलप कर रहे होते हैं तो हम किस किस लेवल के ऊपर जो है वो सिस्टम की टेस्टिंग करते हैं। जैसे मैंने इस प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया कि जो टेस्टिंग है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। हम जो लोएस्ट लेवल है यानी एक कंपोनेंट जब डेवलप हो जाता है हम उसे टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम जब कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करते हैं उसे टेस्ट करते हैं, और इसी तरह से जब एक सिस्टम बन जाता है हमारे पास हम उसे टेस्ट करते हैं। और तो ये डिफरेंट लेवल्स होते हैं कि जिनके ऊपर हम एक सिस्टम जो है उसे टेस्ट करते हैं। इन लेवल्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे पास वो यूनिट टेस्ट हैं। टेस्ट दी smallest testable units, for example web pages in case of web applications, independently of one another। तो बेसिकली जो यूनिट टेस्ट है उसमें जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट होता है हमारे पास जिसे हम इंडिपेंडेंटली जो है वो टेस्ट कर सकें, तो उस लेवल के ऊपर हम टेस्ट करते हैं। यूनिट टेस्टिंग इज डन बाय द डेवलपर ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन। तो बेसिकली जो यूनिट टेस्टिंग होती है वो डेवलपर परफॉर्म करता है जिसने वो यूनिट जो है डेवलप किया होता है। तो जो डेवलपर है वो जिस कंपोनेंट पे काम कर रहा है, जब वो कंपोनेंट इम्प्लीमेंट हो जाता है तो वो उसे सिंथेटिक इनपुट के ऊपर टेस्ट करता है कि ये जो कंपोनेंट इम्प्लीमेंट हुआ है क्या ये ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं। अगर उसे कोई एरर नज़र आता है तो वो अगेन उस एरर को रिमूव करता है और फिर दोबारा से उस यूनिट को टेस्ट करता है। डिफरेंट डेवलपर्स जो हैं उन्होंने डिफरेंट यूनिट्स या कंपोनेंट्स सिस्टम के जो हैं वो डेवलप किए। इसके बाद हमने इन कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करना होता है। तो इंटीग्रेट जब हम कर लेते हैं कंपोनेंट्स को तो उस स्टेज पे हम इंटीग्रेशन टेस्ट जो है वो करते हैं। इंटीग्रेशन टेस्ट एवेल्युएट्स द इंटरेक्शन बिटवीन डिस्टिंक्ट एंड सेपरेटली टेस्टेड यूनिट्स वंस दे हैव बीन इंटीग्रेटेड। तो बेसिकली जो इंटीग्रेशन टेस्ट होता है इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव हमारे पास ये होता है कि हमने जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऐड किए हैं उन कंपोनेंट्स में जो इंटरेक्शन है या इंटीग्रेशन इश्यूज जो हैं उन्हें टेस्ट करना है। उनकी फंक्शनैलिटी हम जो है यूनिट लेवल के ऊपर टेस्ट कर चुके हैं। अब वो इंटीग्रेट हुआ है और इंटीग्रेट होने के बाद एक सिस्टम की फॉर्म में हमारे सामने आया। तो इंटीग्रेशन टेस्ट में हम उसके ये चेक करते हैं कहीं कंपोनेंट्स की इंटीग्रेशन की वजह से उनकी जो क्वालिटी है या उसमें कोई एरर तो नहीं आ गया। इंटीग्रेशन टेस्ट आर परफॉर्म्ड बाय अ टेस्टर और डेवलपर और बोथ जॉइंटली। तो जब सिस्टम यूनिट्स जो हैं वो इंटीग्रेट हो जाते हैं तो टेस्टर या डेवलपर या दोनों मिलके जो हैं इंटीग्रेशन इश्यूज को
या एरर्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रेशन टेस्ट के बाद हमारे पास सिस्टम टेस्ट है। टेस्ट द कंप्लीट इंटीग्रेटेड सिस्टम। बेसिकली हमने यूनिट्स को टेस्ट किया और उन्हें आपस में इंटीग्रेट किया, फिर हमने उसके इंटीग्रेशन की जो टेस्टिंग है वो की कि इंटीग्रेट करते हुए कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गया। अब हमारे पास एक कंप्लीट फॉर्म में सिस्टम है, तो हमने उस कंप्लीट सिस्टम जो है उसे टेस्ट करना है। सिस्टम टेस्ट आर टिपिकली परफॉर्म्ड बाय अ स्पेशलाइज्ड टेस्ट टीम। तो हमारे पास स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स होते हैं टेस्टिंग के, जो कि एक सिस्टम को सिंथेटिक डाटा के ऊपर टेस्ट करते हैं। तो हमने टेस्ट केसेस डिफ़ाइन किए होते हैं जब हम रिक्वायरमेंट्स डिफ़ाइन करते हैं कि जब ये मॉड्यूल बन जाएगा तो हम इन टेस्ट केसेस पे सिस्टम को टेस्ट करेंगे। तो जो टेस्ट टीम होती है बेसिकली वो उन टेस्ट केसेस को जो है एग्जीक्यूट करती है और पूरे सिस्टम में एरर्स जो हैं वो फाइंड करने की कोशिश करती है। इसके बाद हमारे पास एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है। बेसिकली एक्सेप्टेंस टेस्ट में हम जो क्लाइंट है उसे इन्वॉल्व करते हैं और क्लाइंट की ही इनपुट के ऊपर हम सिस्टम को टेस्ट करते हैं। तो इससे पहले जो हमने सिस्टम टेस्टिंग की थी बेसिकली वो हमने की थी सिंथेटिक इनपुट के ऊपर। अब जो हम एक्सेप्टेंस टेस्ट करते हैं वो हम जो क्लाइंट है उसकी एक्चुअल जो इनपुट होती है उसके ऊपर टेस्ट करते हैं। और इसका जो बेसिक पर्पस होता है वो यही होता है कि हम जो कस्टमर है उसकी एक्सेप्टेंस ले सकें। इसी तरह से जो हमारा लास्ट लेवल होता है वो बीटा टेस्ट होते हैं। लेट यूजर्स वर्क विद अर्ली वर्जन्स ऑफ अ प्रोडक्ट विद द गोल टू प्रोवाइड अर्ली फीडबैक। तो बेसिकली बीटा टेस्ट जो होते हैं वो हमारे पास हम सॉफ्टवेयर को एक्चुअल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करते हैं और जो एक्चुअल यूजर्स होते हैं बेसिकली वो उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, जो कि उस सॉफ्टवेयर का एक इनिशियल वर्जन होता है और अपने एक्सपीरियंस पे जो है वो फीडबैक देते हैं। तो इस तरह से जो बीटा टेस्ट है वो एक्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर और एक्चुअल यूजर्स जो हैं वो उन्हें टेस्ट करते हैं। हमने टेस्टिंग का एक ओवरव्यू देखा, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए टेस्टिंग के, और इसके बाद हमने टेस्टिंग के डिफरेंट लेवल्स जो हैं वो डिस्कस किए। अब हम वेब एप्लीकेशन स्पेसिफिक टेस्ट जो हैं और मेथड्स जो हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम देखेंगे कि हम वेब एप्लीकेशन के किन एस्पेक्ट्स को टेस्ट करते हैं। जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी टेस्टिंग के लिए हम वही अप्रोच यूज़ कर सकते हैं जो कि कन्वेंशनल सिस्टम के लिए होते हैं। तो बेसिकली जो अभी हम डिस्कस करेंगे वो हम उन एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि स्पेसिफिक हैं फॉर वेब एप्लीकेशंस। तो जो टेस्टिंग टाइप्स होती हैं हमारे पास या मेथड्स होते हैं हमारे पास वो हैं लिंक टेस्टिंग, ब्राउज़र टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, लोड, स्ट्रेस एंड कंटिन्यूस टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी टेस्टिंग। तो बेसिकली ये वेब एप्लीकेशन के से स्पेसिफिक जो हैं वो टेस्ट हैं। आइए हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लिंक टेस्टिंग। लिंक टेस्टिंग जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो लिंक या नेविगेशनल स्ट्रक्चर होता है एक पेज के अंदर, ये हमारा एक की बिल्डिंग ब्लॉक है वेब एप्लीकेशन का। बेसिकली जब हम लिंक्स को टेस्ट करते हैं तो हमारा जो गोल होता है वो ब्रोकन लिंक्स को फाइंड करना होता है। यानी हम किसी लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं और वो पेज हमें नहीं मिलता,
तो ऐसे लिंक्स को आइडेंटिफाई करना मेजर ऑब्जेक्टिव है लिंक टेस्टिंग का। इसी तरह से हमने ऑर्फन पेजेस जो हैं उन्हें फाइंड करना होता है। ऑर्फन पेजेस से मुराद ऐसे पेजेस हैं कि हम एक लिंक पे क्लिक किया, हम एक ऐसे पेज पे चले गए जिस पेज के साथ कोई दूसरा पेज लिंक्ड नहीं है। तो इस तरह से हम जो है स्टक हो जाते हैं। अब हम ब्राउज़र का बैक बटन क्लिक करके जो है दोबारा प्रीवियस वाले पेज पे ट्रांसफ़र होंगे, क्योंकि उस पेज के ऊपर हमारे पास कोई लिंक ऐसा नहीं है कि हम कहीं मूव कर सकें। तो बेसिकली जो लिंक टेस्टिंग होती है हमारे पास वो ब्रोकन लिंक्स को फाइंड करना, कि हमने किसी ऐसे पेज को जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसे लिंक कर दिया है, या ऑर्फन पेजेस जो हैं उन्हें फाइंड करना। तो ये दो बेसिक गोल्स होते हैं। जो स्ट्रेटजी हम यूज़ करते हैं वो ऑल लिंक्स आर सिस्टमेटिकली विजिटेड। तो जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं लिंक्स को, तो हम जो मेन पेज है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, और उस पेज पे हमने जितने भी लिंक्स ऐड किए हुए हैं हम हर एक लिंक के ऊपर जो है क्लिक करते हैं, और अगर हमें जो डिज़ायर्ड पेज है उस पर हम ट्रांसफ़र हो जाएं तो वो लिंक जो है वो ओके स्टेट में होता है। लेकिन हमने किसी लिंक के ऊपर क्लिक किया और हमें जो है कोई पेज नहीं मिलता, तो इट मीन्स कि ये ब्रोकन लिंक है, या हमें किसी ऐसे पेज पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं जहाँ पे हम स्टक हो जाते हैं, कहीं मूव नहीं कर सकते। तो वो ऑर्फन पेजेस हैं। तो जब हमें इस तरह के लिंक्स या पेजेस मिलते हैं तो फिर अगेन हमें उन्हें जो है इन एरर्स को रिमूव करना है। लिंक टेस्टिंग के बाद जो सेकंड टाइप की टेस्टिंग है हमारे पास वेब स्पेसिफिक, वो है ब्राउज़र टेस्टिंग। बेसिकली हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट है इसमें एक की कंसिडरेशन जो होती है वो ये है कि जो डेवलपर है वो क्लाइंट के ऑपरेशनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल जो क्लाइंट है वो डिफरेंट ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं, इवन सेम वेंडर के जो ब्राउज़र हैं उसके डिफरेंट वर्जन्स यूज़ कर रहे हैं। तो जब डिफरेंट ब्राउज़र्स, डिफरेंट वर्जन्स और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सारे मिलके जो है डाइवर्सिटी लाते हैं ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में। तो जब हमारे पास जो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है यूज़र का वो डिफरेंट होता है, या हम डिफरेंट ब्राउज़र्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो जो वेब पेजेस की आउटपुट होती है वो हमें वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। तो जो ब्राउज़र टेस्टिंग है बेसिकली इसका जो बेसिक गोल है, ट्राई टू फाइंड एरर्स इन वेब एप्लीकेशंस ड्यू टू इनकम्पैटिबिलिटीज बिटवीन डिफरेंट वेब ब्राउज़र्स। तो अगर ब्राउज़र डिफरेंट होने की वजह से कोई इनकम्पैटिबिलिटी आती है या कोई एरर आता है वेब एप्लीकेशन में, उन्हें फाइंड करने के लिए हम ब्राउज़र टेस्टिंग करते हैं। इसके लिए जो स्ट्रेटजी यूज़ होती है, बेसिकली टेस्ट एप्लीकेशन ऑन ऑल पॉपुलर कम्बिनेशंस। तो हमारे पास जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र वर्जन है और ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हम इनके जो पॉपुलर कम्बिनेशन है जो कि यूजली क्लाइंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, हम उस कम्बिनेशन का जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर जो है एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। तो अगर हमें किसी स्पेसिफिक कम्बिनेशन है या इन्वायरमेंट है उसमें कोई एरर नज़र आता है तो फिर उसे रिमूव करते हैं हम। तो इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो इसी तरह के एरर्स जो कि ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट और स्पेशली ब्राउज़र डिफरेंट होने की वजह से अक्कर होते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए हम ब्राउज़र टेस्टिंग करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो है यूजेबिलिटी टेस्टिंग। जो गोल्स हैं, एवेलुएट ईज़ ऑफ यूज़, लेआउट एंड नेविगेशन स्ट्रक्चर। तो बेसिकली जो
यूजेबिलिटी टेस्टिंग है, इसमें हम ईज़ ऑफ यूज़ को टेस्ट कर रहे होते हैं कि जो लेआउट हमने डिज़ाइन किया है कहीं वो कॉम्प्लेक्स तो नहीं है कि यूज़र उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। इसी तरह से जो नेविगेशन स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है कहीं वो उसे यूज़ करना मुश्किल तो नहीं है। तो बेसिकली जो यूजेबिलिटी टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव है वो ईज़ ऑफ यूज़ से रिलेटेड जो एरर्स हैं उन्हें फाइंड करना है। इसके लिए जो हम स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, बेसिकली हम यूज़र्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें सेलेक्ट करते हैं और वो लोग जो हैं वेब एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं और अपनी फीडबैक देते हैं कि उन्हें यूज़ करने में कोई मुश्किल पेश तो नहीं आई। तो इस तरह से हम जो है उस फीडबैक के ऊपर डिसाइड करते हैं कि हमारा जो लेआउट या डिज़ाइन है वो इजी टू यूज़ है या नहीं है। इसके अलावा जो HCI स्पेशलिस्ट हैं, हम वन और मोर स्पेशलिस्ट जो हैं वो डिज़ाइन को एवेल्युएट करते हैं। यूजेबिलिटी टेस्टिंग के बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट टेस्टिंग टाइप है वो है लोड टेस्टिंग। लोड टेस्टिंग का बेसिक गोल जो है सिस्टम मीट्स रिक्वायरमेंट टाइम रिस्पॉन्स टाइम रिक्वायरमेंट्स, हमने इस चीज़ को देखना होता है। तो बेसिकली जो वेब एप्लीकेशन है इसमें रिस्पॉन्स टाइम जो है वो बहुत मैटर करता है कि एक नॉर्मल वर्किंग एनवायरनमेंट में या नॉर्मल जो वर्कलोड है उसमें जो रिस्पॉन्स टाइम है एप्लीकेशन का वो अकॉर्डिंग टू क्वालिटी होना चाहिए। तो बेसिकली हम जो परफॉर्मेंस है उसे मेजर कर रहे हैं। तो स्ट्रेटजी हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई लोड प्रोफाइल। तो बेसिकली हम एक वेब एप्लीकेशन के लिए जो नॉर्मल लोड है उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर इतने यूज़र्स जो हैं वो एक्सेस कर रहे हैं तो ये एक नॉर्मल लोड होगा। देन वी आइडेंटिफाई रिस्पॉन्स टाइम कि अगर नॉर्मल लोड में एक वेब एप्लीकेशन को उस वेब एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कितना होना चाहिए। एंड देन परफॉर्म दी टेस्ट। तो टेस्ट हम जब परफॉर्म करते हैं तो जो नॉर्मल लोड हमने डिफाइन किया था उतने यूज़र्स जो हैं वो सेम टाइम के ऊपर वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं। तो अगर जो रिस्पॉन्स टाइम आता है जो लिमिट्स हमने डिफाइन की थी उन्हीं के अंदर है तो फिर हम जो लोड टेस्ट है वो सक्सेसफुल होता है। और अगर रिस्पॉन्स टाइम जो है वो ज़्यादा है किसी वेब एप्लीकेशन का तो फिर हमें जो है वो उसकी परफॉर्मेंस को जो है वो इम्प्रूव करना है। इसी तरह से हमारे पास एक वेरिएंट है लोड टेस्टिंग का, स्ट्रेस टेस्टिंग। बेसिकली सिस्टम रीच द रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स टाइम्स एंड द रिक्वायर्ड थ्रूपुट अंडर स्ट्रेस। ये बेसिक टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव होता है स्ट्रेस टेस्टिंग का। हमने जब लोड टेस्टिंग की तो हमने जो नॉर्मल लोड डिफाइन किया था उस पर रिस्पॉन्स टाइम को चेक किया था। तो स्ट्रेस टेस्टिंग में बेसिकली हम जो वर्कलोड होता है उसे बढ़ा के तो उस सिनेरियो में हम वेब एप्लीकेशन का जो रिस्पॉन्स टाइम है उसे टेस्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास कंटिन्यूस टेस्टिंग है। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है टेस्टिंग सिस्टम बिहेवियर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि हमने एक जो टेस्ट किए हैं प्रीवियस लोड और स्ट्रेस टेस्टिंग वो एक लिमिटेड टाइम के लिए हमने किए थे। तो कंटिन्यूस टेस्ट जो है वो सिस्टम को टेस्ट करता है कि एक लंबे अरसे में सिस्टम का बिहेवियर या रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट होता है वो सिक्योरिटी टेस्टिंग होता है, जो कि एक बहुत की टेस्ट है वेब एप्लीकेशन के लिए। बेसिकली सिक्योरिटी टेस्ट द रेगुलेट
access to information to verify users identities and to encrypt confidential information। तो इस तरह से जो है हम सिक्योरिटी जो मेजर्स होते हैं उनमें जो यूज़र्स की एक्सेस है टू इन्फॉर्मेशन उसे रेगुलेट कर रहे होते हैं, यूज़र्स को वेरीफाई करते हैं कि जब वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने लगता है, और इसी तरह से जो यूज़र का कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसे हम इनक्रिप्ट करके या डिकोड करके स्टोर करते हैं। तो ये बेसिक सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं जिन्हें हम वेब एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जब हम सिक्योरिटी टेस्टिंग की बात करते हैं तो बेसिकली हम देखते हैं कि कहीं इन एस्पेक्ट्स में जिसमें जो है कंट्रोल्ड एक्सेस होती है और यूज़र आइडेंटिफिकेशन और जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसे एक्सेस करना, कहीं कोई अनऑथराइज्ड यूज़र जो है वो इन पॉलिसीज़ को वायलेट तो नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम एक सिस्टमेटिक अप्रोच यूज़ करते हैं। हम पहले टेस्ट केसेस जो हैं वो डिफ़ाइन करते हैं, फिर हम उन्हें प्लानिंग करते हैं और उसके बाद हम जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं इन टेस्ट को। जो लास्ट टाइप है हमारे पास वेब एप्लीकेशन स्पेसिफिक टेस्ट की, वो है कंटेंट टेस्टिंग। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो कंटेंट्स होते हैं हमारे पास वो वेब एप्लीकेशन का एक मेजर बिल्डिंग ब्लॉक है। तो जो कंटेंट टेस्टिंग है बेसिकली इसमें हम टेस्ट द क्वालिटी ऑफ कंटेंट्स। हम ये फाइंड करते हैं कि जो कंटेंट्स हमने वेब एप्लीकेशन के ऊपर ऐड किए हैं कहीं उनमें एरर्स तो नहीं है। तो कंटेंट टेस्टिंग का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो कंटेंट्स में एरर फाइंड करना होता है। स्ट्रेटजी प्रूफ रीडिंग, यूजुअली हम जो भी कंटेंट्स ऐड किए हैं उसे प्रूफ रीडिंग के थ्रू टेस्ट करते हैं। कुछ जो ऑटोमेटेड टूल्स हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं कंटेंट्स को। फॉर एग्जांपल स्पेल चेकर के थ्रू हम स्पेलिंग्स जो हैं वो चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इंश्योर करना चाहते हैं कि जो कंटेंट्स हैं वो एरर फ्री हैं तो हमें प्रूफ रीडिंग का जो मेथड है वो यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरह से देखिए हमने जो डिफरेंट टेस्ट हैं हमारे पास जो कि स्पेसिफिक हैं वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग से, हमने उन्हें डिस्कस किया और उनकी स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं उन्हें डिस्कस किया। अब हम कुछ चैलेंजेस जो कि टेस्टिंग में हमें सामना करना पड़ता है हम उन्हें डिस्कस करते हैं। कंटेंट टेस्टिंग रिक्वायर्स कॉस्टली मैनुअल मेजर्स। तो जैसा कि हमने भी प्रीवियस स्लाइड पे भी देखा कि जब हम कंटेंट टेस्टिंग करते हैं तो बेसिकली ये बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। हमने तमाम कंटेंट्स को जो है मैनुअली जो है मेजर करना है, जो कि एक काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है। इसी तरह से यूजिबिलिटी इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर। हमने जो यूजिबिलिटी टेस्ट किया था बेसिकली हमने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें उनके थ्रू टेस्ट किया था। तो जो यूज़र रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अब जो रिजल्ट्स हैं इस टेस्ट के वो उस जो यूज़र्स का जो सैंपल है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इसी तरह से डाइवर्स प्लेटफॉर्म्स, डिवाइसेस, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट जो है वो भी एक चैलेंज होता है कि हम कितने पॉसिबल कम्बिनेशंस पे टेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास अब डिवाइसेस जो हैं वो मल्टीपल डिवाइसेस के थ्रू वेब एप्लीकेशंस को एक्सेस किया जाता है। इसी तरह से हमारे पास जो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है वो भी काफ़ी वैरायटी है, हमारे पास बहुत ज़्यादा ब्राउज़र्स हैं। तो हमारे पास ये बहुत मुश्किल टास्क है कि हम तमाम कम्बिनेशंस जो हैं उन्हें बनाएं और उन पे जो है हम एप्लीकेशन को टेस्ट करें। तो ये भी एक चैलेंजिंग टास्क है वेब टेस्टिंग में। इसी तरह से ग्लोबलिटी, जैसा कि हमें पता है कि जो
वेब एप्लीकेशंस होती हैं वो ग्लोबली एक्सेस होती हैं। तो इसमें जो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग कल्चरल डिफरेंसेस, तो ये भी एक टास्क चैलेंजिंग टास्क होता है कि हम कल्चरल डिफरेंसेस की बेस के ऊपर जो है वो कैसे टेस्ट करेंगे वेब एप्लीकेशन को। और इसी तरह से जो चेंजेस हैं वो भी टेस्टिंग का जो टास्क है उसे वो एक चैलेंजिंग टास्क बना देती हैं। लेक्चर के आखिर में हम आज के लेक्चर को समराइज करते हैं। आज के लेक्चर में हमने जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था वो टेक्नोलॉजीज़ फॉर वेब डेवलपमेंट। इसमें हमने कुछ बेसिक प्रोटोकॉल्स का एक ओवरव्यू देखा, जस्ट नॉन टेक्निकल ओवरव्यू था कि जो पॉपुलर प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं वेब कम्युनिकेशन के लिए वो उनका कौन कौन से हैं और उनका पर्पस क्या होता है। इसके बाद हमने कुछ क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज़ की बात की और इसी तरह से हमने कुछ सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उनका एक ओवरव्यू देखा। तो ये हमने बहुत लिमिटेड टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उन्हें डिस्कस किया है। अगर आप बुक जिसे हम फॉलो कर रहे हैं वेब इंजीनियरिंग की बुक, तो आप उसमें मज़ीद बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उनका ओवरव्यू देख सकते हैं क्लाइंट और सर्वर टेक्नोलॉजीज़ में। हाँ, इसके बाद जो सेकंड टॉपिक था हमारे पास वो टेस्टिंग वेब एप्लीकेशंस। इसमें हमने देखा कि जो टेस्टिंग हम परफॉर्म करते हैं तो बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सिस्टम में एरर फाइंड करना होता है ताकि हम उन एरर्स को रिमूव करके सिस्टम की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। तो टेस्टिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो एरर फाइंडिंग और दूसरा वैलिडेशन, कि जब हम टेस्टिंग कर लेते हैं और हमें कोई एरर नहीं मिलता तो बेसिकली हम कस्टमर जो है उस कस्टमर को वैलिडेट करते हैं कि जो सिस्टम हमने बनाया है वो अकॉर्डिंग टू दी एग्रीमेंट और कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है। इसके बाद हमने कुछ लेवल्स डिस्कस किए कि हम किन लेवल्स के ऊपर जो है टेस्टिंग जो एक्टिविटी है उसे परफॉर्म करते हैं। इसमें हमने लोएस्ट लेवल देखा यूनिट टेस्टिंग, उसके बाद हमने इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग। तो ये डिफरेंट लेवल्स हमने डिफाइन किए जहाँ पे हमने सिस्टम को टेस्ट करते हैं। इसके बाद हमने वेब एप्लीकेशंस से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक टेस्ट जो हैं वो डिस्कस किए। जैसे मैं पहले भी बताया कि जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के टेस्ट हैं वो सेम टेक्निक से हम टेस्ट कर सकते हैं जो कि कन्वेंशनल डेस्कटॉप में एप्लीकेशंस में होता है, और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में उन्हें डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हमने जस्ट उन एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया है जो कि वेब एप्लीकेशन से स्पेसिफिक हैं। इसमें हमने देखा कि हमारे पास कंटेंट टेस्टिंग है, लिंक टेस्टिंग है, ब्राउज़र टेस्टिंग है, लोड स्ट्रेस और कंटिन्यूस टेस्टिंग है और सिक्योरिटी टेस्टिंग। तो हमने डिफरेंट जो टेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं हमने उनके ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया, उनके गोल्स को डिस्कस किया और स्ट्रेटजीज़ कि हम किन स्ट्रेटजीज़ से जो है इन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और उसके बाद आखिर में हमने कुछ चैलेंजेस डिस्कस किए जो कि वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग में जिनका हमें सामना करना पड़ता है। अगर आप इसी टॉपिक से रिलेटेड मज़ीद मटेरियल स्टडी करना चाहें तो वेब इंजीनियरिंग की जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं इसका चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। तो बेसिकली चैप्टर नंबर 6 जो है वो वेब टेक्नोलॉजीज़ के बारे में है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमने बहुत लिमिटेड जस्ट वो बेसिक टेक्नोलॉजीज़ को डिस्कस किया है
जो कि एक डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें चाहिए होती हैं। तो आप चैप्टर नंबर 6 में मज़ीद डिटेल में स्टडी कर सकते हैं और मज़ीद टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उन्हें पढ़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 जो है वो टेस्टिंग से रिलेटेड है, जिसमें आप टेस्टिंग से रिलेटेड मटेरियल फाइंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारे पास वो मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन वेब एप्लीकेशन का। ये हमने वेब एप्लीकेशंस को टेस्ट कर लिया है, अब हमने वेब एप्लीकेशन को लॉन्च करना है। तो लॉन्च करने के बाद जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का फेज़ होता है हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।